हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भौतिकी के एक महत्वपूर्ण पाठ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उल्टा छोटा और वास्तविक, बी ऑप्शन है उल्टा बड़ा और काल्पनिक, सी ऑप्शन है सीधा छोटा और वास्तविक, डी ऑप्शन है सीधा बड़ा और काल्पनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा छोटा और वास्तविक बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस पाठ से बोर्ड परीक्षा 2021 में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, तो ये पाठ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया वाला भाग दान में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली को नियंत्रित आइरिस करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है, तो अनंत होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें से 4 या 5 यहाँ पे प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। तो ये 30 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो जब यहाँ पे देखिए जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है, इसे आपको याद रखना है। थोड़ा सा ये उल्टा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो निकट दृष्टि दोष हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र में वो कौन सा दोष होता है। तो ये अबिंदुकता होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो तारे होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है यहाँ पे मोतियाबिंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है ब्लू रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है ब्लू रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। और लाल रंग का सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल का सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष के अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी रंग दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी रंग सबसे अंदर दिखाई देता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग दिखाई देता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो एक प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, क्यों। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, बी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, डी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है
पीला, डी ऑप्शन है काला। तो चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। और काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होता है तो किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए काला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है नीला रंग का, बी ऑप्शन है पीला रंग का, सी ऑप्शन है लाल रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडल में यहाँ पे देखिए नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश हमारा कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न नहीं लिख पाए हैं, ये मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आप 30 प्रश्न यहाँ पे देख चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, और जितना भी प्रश्न है उसे क्या कर लीजिए, अगर इसमें से 2-4 प्रश्न याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से 4 से 5 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2021 में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो काफी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न भी काफी अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, और जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे हमें इंतजार रहेगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।